हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। और दिस इज़ इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़। आज का जो टॉपिक है हमारा, इट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले हमने प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किया, और थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स था उसका। तो आज ये आपके सिलेबस में है। दिस इज़ फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मैंने इसमें लो लेवल, हाई लेवल, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं। ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको वेरियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प करेगा। आपके जेकेएसबी, स्पेशली वीएलडब्ल्यू, जेकेएसएसबी, बाकी एग्जाम्स के सिलेबस में ये टॉपिक है। सो yes, it is in syllabus. So let's get started. Question number 1 is on your screen. Which of the following writs, orders of High Court, Supreme Court is brought to get an order of an authority quashed? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होता है, रिट जुरिस्डिक्शन होती है। वो उनका ऑर्डर जो होता है इसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, उसको हम रिट बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कौन सा रिट इशू करेंगे? रिट डिफरेंट तरह की होती है, सो दैट कि एक किसी भी अथॉरिटी का ऑर्डर वो कॉश करेंगे उस रिट से। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे देखे हैं: मैंडेमस, सर्शरी, क्यो वारंटो, हिबस कॉर्पस। बेसिकली वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स। हमारे पास जो रिट होती है, एक सबसे पहले उसको बोलते हैं हिबस कॉर्पस, दूसरी होती है मैंडेमस, सर्शरी, क्यो वारंटो। ठीक है, और क्या होता है, प्रोहिबिटरी होती है ना एक सर्जरी, क्यो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है मैंडेमस हो गया वी कमांड, यहाँ पे कमांड दी जाती है कोई काम करने के लिए। क्यो वारंट हो गया बाय व्हाट अथॉरिटी, आपके पास कौन सी अथॉरिटी है जो आप ये पोस्ट होल्ड करते हो। हिबस कॉर्पस हो गया यू मे हैव द बॉडी ऑफ, मतलब जिसको आपने अरेस्ट किया उसको आप जज के सामने लाओ। ठीक है, तो इसमें जो सर्जरी है ना, सर्जरी टू सर्टिफाई, तो इस सर्जरी रिट से क्या किया जा सकता है? अगर किसी लोअर या इन्फीरियर कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाला है, उस ऑर्डर को कॉश किया जा सकता है, एंड उस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फिर नए से जो है उस केस को ले लेगी। सो सर्जरी इज द राइट आंसर। सर्जरी रिट यूज़ की जा सकती है इस कंडीशन में। ठीक है, रिट्स के बारे में बहुत ज़रूरी है पढ़ लेना। अगर आपको रिट्स नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना, मैं अलग से टॉपिक इस पे लाऊंगी रिट सिस्टम के बारे में। ठीक है, ओके। तो आर्टिकल यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है, और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है। ठीक है, ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। राइट टू इक्वलिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी है। नंबर 1 स्टेटमेंट, आर्टिकल 13, क्या आर्टिकल 13 के अंडर है, आर्टिकल 14 के अंडर है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16? बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। राइट टू इक्वलिटी के बारे में पूछ रहा है। जो राइट टू इक्वलिटी है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट्स में है। फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 राइट टू इक्वलिटी आता है। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। आर्टिकल 13 इज नॉट देयर, आर्टिकल 14 इज, आर्टिकल 15 इज, आर्टिकल 16 इज देयर, इवन 17 एंड 18 इज ऑल्सो इन राइट टू इक्वलिटी पोर्शन। ठीक है, सो 1 गलत हो गया, तो अगर 1 गलत हो गया ये बाकी कैंसिल हो गए। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 2, 3 एंड 4। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 13 जो है ना वो हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा राइट टू इक्वलिटी में। गॉट इट? मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Which of the following are covered under the fundamental rights in the Constitution of India? इन 3 स्टेटमेंट्स देखें, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आता है फंडामेंटल राइट के अंडर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, बिल्कुल ये आएगा। ठीक है, ये आएगा हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, बिल्कुल ये भी आएगा। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, बिल्कुल आपको पता है आर्टिकल 25 टू लेके 28 दो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये उसके अंडर आता है, तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना, 1-2 जगह पे लिखा था, ये तीसरा वाला नहीं था, लेकिन वो गलती थी। तो एज पर माई नॉलेज ऑल द 3 स्टेटमेंट जो है ये इसमें आएंगे। सो 1, 2, 3 विल बी द राइट आंसर। एक तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, वो भी बैन है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, वो भी। और फ्रीडम हमारे हमें देता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और प्रोपेगेट भी कर सकते हो अपना रिलीजन पीसफुली। ठीक है, शाबाश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An accused of an offense cannot be compelled to be a witness against himself. Which article of Indian Constitution provides for this? तो आर्टिकल 20, 21, 22 74 बताइए
कि जो भी अक्यूज होगा, मतलब अभी हमें नहीं पता है इसने सच में की ये क्राइम किया है कि नहीं, बस उसको अभी अक्यूज है वो, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो खुद के खिलाफ ही गवाही दे। तो ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? द राइट आंसर विल बी आर्टिकल 20। सो आर्टिकल 20 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। गॉट इट? ओके। Which article of Constitution India says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment? Options are Article 24, 45, 330, 368. Choose the right option, and yes, the right answer is Article 24. This article is in this part 3rd, fundamental rights में ये article आता है। ठीक है? Got it? Okay, moving to another question. The provisions relating to the fundamental rights in the Constitution of India. तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सा प्रोविजन की बात की है? अमेंडमेंट की बात की गई है। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या बताता है? कैन नॉट बी अमेंडेड। बोल रहा है कि हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। अमेंड करना हो गया मॉडिफाई करना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, ये बिल्कुल गलत है। हम कर सकते हैं। कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, नहीं। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको हम क्या कर सकते हैं? इसको सिंपल मेजॉरिटी से नहीं किया जा सकता। कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अब रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स कहाँ पे होती है? जब ऐसा कोई मुद्दा होता है, जहाँ पे स्टेट्स का इशू भी होता है, तो उस टाइम हमें हाफ ऑफ द स्टेट से भी जो है इजाज़त लेनी पड़ती है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। Point out which from the following is not a right enumerated in the Constitution of India but has been right articulated by the Supreme Court to be a fundamental right. Basically ये statement है ना, ये आया था न्यूज़ में कब? जब पुट्टास्वामी केस था हमारे सुप्रीम कोर्ट में और राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी। ठीक है। देखो राइट टू लाइफ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 डायरेक्टली है ये फंडामेंटल राइट्स में। तो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ये भी है आर्टिकल 22। तो यहाँ पे बचता है ये, तो फिर हम यहाँ पे इसको आंसर करेंगे राइट टू परमानेंट हाउसिंग। तो ये बोलता है कि ये डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के थ्रू हम इसको मानते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पे होना चाहिए था राइट टू प्राइवेसी। राइट। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Who is the guardian of fundamental rights enumerated in the Indian Constitution? गार्डियन जो होता है ना हमारे, जैसे पेरेंट्स की जगह गार्डियन होता है, बचाने वाला होता है, प्रोटेक्टर होता है। कौन है गार्डियन फंडामेंटल राइट्स का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट। बताइए, क्या आपको पता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इवन यूपीएससी में भी आया है ये क्वेश्चन। आप हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज़। प्रीवियस तो 2 लेक्चर्स की बहुत अच्छे जो है आपने रेस्पॉन्स दिया है। राइट। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना हमारी चैनल को। एंड द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? ओके। फिर से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल। क्यों है ये फंडामेंटल? सबसे पहला स्टेटमेंट, दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। They can suspended only in the manner prescribed by the Constitution. They are enforceable against the state. They cannot be amended. तो क्या आपको लगता है इनमें से कौन सा गलत है? सबसे पहले स्टेटमेंट 4, दे कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत है। क्यों? फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। हाँ, एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि एक केस हुआ था केशवानंद भारती केस 1973 में। इस साल उसके 50 ईयर्स कंप्लीट हुए। केशवानंद भारती केस में बोला गया कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो 4th ऑप्शन है गलत है। अगर 4 गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है। तो बच गए 2 ऑप्शंस, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो पहला आप देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट और एनफोर्स भी कर रहा। आर्टिकल 32 देखे इसके लिए यहाँ पे, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और सेकंड भी ठीक है, दे कैन बी सस्पेंड ओनली इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, लेकिन वो प्रोसीजर भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखे हैं।
Moving to another question, which of the following fundamental rights is not available to foreign citizens? कुछ fundamental rights है जो हमारे सिर्फ citizens के लिए available है और कुछ fundamental rights है जो सबके लिए available है. सारे fundamental rights आते हैं part 3 में और इस fundamental rights में आते हैं article 12 से लेके article 35 तक और जो कुछ फंडामेंटल राइट्स है ना वो सिर्फ हमारे सिटीजन्स को ही मिलते हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिलते, इवन एलियन कंट्रीज को नहीं मिलते. राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. बताइए, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं. देख लीजिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा क्योंकि अगर कोई फॉरेनर कोई गलती नहीं करेगा उसको हम किस चीज़ की सज़ा देंगे, वो गलत है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हम फॉरेनर को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, ये वाला भी उसको मिलता है. राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी, ऑब्वियसली हम उसको थोड़ी मार सकते हैं, उसको राइट टू लाइफ है, ठीक है. सो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट, आर्टिकल 19 में जो आता है, इट इज़ नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर, फॉरेन सिटीजन्स को ये अवेलेबल नहीं है. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. गॉट इट? ओके. एक और क्वेश्चन देख लीजिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. राइट टू इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इन इंडिया बिकॉज इट इंक्रीजेस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI जिसको हम बोलते हैं कि ये क्यों नेसेसरी है इंडिया में, क्योंकि ये सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज करता है. बिल्कुल. मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल टू पीपल. बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन आंसरेबल होता है, पीपल को आंसर देना पड़ता है. अगर मैं RTI करूँगी किसी भी डिपार्टमेंट को, उनको मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो अकाउंटेबल होते हैं उससे. मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर इनोवेटिव, मेक्स पीपल अवेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग. ऑब्वियसली कुछ जगह पे ऑप्शन 3 गलत देखिए, कुछ जगह पे 4, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, इससे लोग अवेयर रहते हैं. राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ही बोला जाता है, इन्फॉर्मेशन इज द न्यू ऑयल. इससे लोग अवेयर रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल भी रहता है. तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 to 4 आर these statements are more correct, more appropriate than this. So 1 to 4 is the right answer. ठीक है. राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा ना. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में. तो इसे क्या है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सकते, किसी भी डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं. कोई भी, कितनी वैकेंसीज जो है वैकेंट है, अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट हुई है, इसके कब एग्ज़ाम होंगे, कोई कब कंप्लीट होगी, या इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने रखा था क्या रखा था, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं. राइट इन्फॉर्मेशन, एक्सेप्ट कुछ हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे बाकी कुछ चीज़ें, तो वो उसके बगैर. According to National Human Rights Commission Act, who amongst the following can be its chairman? लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है 2019 में इस एक्ट को अमेंडमेंट की गई. इस एक्ट में की अमेंडमेंट इस तरह की गई कि जैसे इसमें क्या पहले रखा गया था कि ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा ना वही चेयरमैन बन सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का. फिर इसकी वजह से रिटायर्ड चीफ जस्टिस का वो बहुत कम होते हैं, तो फिर इसका चेयरमैन के बगैर ही रहता था ज़्यादातर. तो फिर इसमें लिखा गया हु हैव बीन द सुप्रीम कोर्ट जज और CJI. तो अब वो ये वाला कंडीशन हटा दिया गया, तो इसमें फिर चेंज आ गई. तो ये क्वेश्चन पुराना फ्रेम करके है, तो इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकता है और चीफ जस्टिस भी हो सकता है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिटायर्ड CJI होना चाहिए. गॉट इट? Which part of Indian Constitution has been described as the soul of Constitution? हम किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को बोलते हैं सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रियम्बल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. एंड यस, ऑप्शन डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था दीज आर द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है. ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32. ये आर्टिकल 32 हमें सुप्रीम कोर्ट को ये करता है, एम्पावर करता है कि वो रिट इशू कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स का. तो सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 32 रिट इशू करता है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है. तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 32 बचाता है फंडामेंटल राइट्स को. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. गॉट इट? ओके. A writ issued by the judiciary enquiring upon the executive to do what it should have done within its stipulated powers is called.
तो कौन सी रिट यहाँ इस सिचुएशन में लगेगी, जहाँ जब जुडिशरी इंक्वायर करेगी और एग्जीक्यूटिव को बोलेगी आप वो करो जो आपको एज पर पावर्स करना चाहिए, आप करो। तो ये इसको कमांड कर रहा है ना, ये कमांड दे रहा है इसको कि आपने क्यों नहीं किया, आप करो काम, ठीक है। तो कोई काम करने के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए आएगा क्या, मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, वी कमांड। हिबस काबस का मतलब होता है वी मे हैव द बॉडी ऑफ, वी मे हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। जो जिसको आपने अरेस्ट किया उसको सामने लाओ, हो गया हिबस कॉर्पस। मैंडेमस हो गया वी कमांड कि आप ये काम करो, कोई काम करने के लिए। प्रोहिबिशन हो गया रोकना कोई चीज़। क्यों वारंट हो गया बाय व्हाट अथॉरिटी, अगर आप कोई पोस्ट पे हो, आप किस अथॉरिटी से हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल्कुल 25 to 28 आर्टिकल आता है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन 19 आता है। राइट टू इक्वलिटी 14 आता है। राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एज वेल एज वुमेन, ये आता है DPSPs में। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आता है पार्ट 4 में। ये 3 आते हैं पार्ट 3 में, ये फंडामेंटल राइट्स है। सो ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? ओके। Civil equality implies equality before law, equality of opportunity, equal distribution of wealth, equal right to participate in the affairs of state. So इसका आंसर क्या है? Equality before law. अब फिर से स्टेटमेंट्स आ गए। स्टेटमेंट 1 हमें क्या बताता है? The Article 20 of the Constitution of India states that no person can be convicted for any offence except for the violation of law in force at the time of the commission of the act charged as an offence. The Article 21 of the Constitution of India states that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law. देखो ये बताता है कि आर्टिकल 20 का मतलब हो गया कि आप किसी भी इंसान को गलती किए बगैर, अगर उसने कोई गलती की और लॉ उसके लिए चीज़ के लिए है और पुनिश कर रहा, बोल रहा है कि पुनिशमेंट है, लॉ के अकॉर्डिंग टू लिखा है पुनिशमेंट, तो उसके तब आप किसी को पुनिश कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं, ठीक है। तो ये हमें आर्टिकल 20 बताता है। आर्टिकल 21 वाला स्टेटमेंट ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला कि आप किसी को जिंदा रहने से नहीं रोक सकते, राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप बोलोगे मैम हैंग किया जाता है, वो तो एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, उसने कोई गलती की होती है तो लॉ के हिसाब से उसको फिर सज़ा मिलती है। तो इस एतबार से क्या है, इस एतबार से दोनों स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज, ये जो राइट टू एजुकेशन है ना, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स, अब ये क्या है? इंक्लूडेड इन राइट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अ फंडामेंटल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो यस, दिस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है इसमें, ठीक है। आर्टिकल 21A, ठीक है। Which provision relating to the fundamental right is directly relatable to the exploitation of children? Exploitation of children के लिए कौन सा आर्टिकल यहाँ पे है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 17 आपको पता है, आर्टिकल 17 क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ठीक है। आर्टिकल 24 related to the exploitation of children and it is a fundamental right in part 3rd of Constitution. The word Hindus in Article 25 of the Constitution of India does not include, जो आर्टिकल 25 जो राइट टू रिलीजन है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें वर्ड हिंदूज का यूज़ किया गया है क्योंकि ग्रुप ऑफ जो है रिलीजन है वो हिंदूज में आता है। तो हिंदूज में इनमें से क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, इनमें से कौन सा हिंदूज में नहीं आता? ऑप्शंस क्या देखे हैं? बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स एंड पारसीज, ठीक है। तो इसमें बुद्धिस्ट्स भी आएंगे, जैन्स भी आएंगे, सिख्स भी आएंगे, लेकिन पारसीज नहीं आएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? Consider the following statements about the Right to Information Act 2005. Select one which is not provided for or specially exempted. तो इसमें हमें बोलना है कि RTI एक्ट जो हमारा है उसमें वन विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड, उसमें
इसमें से क्या नहीं है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नहीं अब एप्लीकेबल है ना। एंड एप्लीकेंट मेक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन विल हैव टू गिव रीजंस फॉर सीकिंग द इन्फॉर्मेशन, नहीं अगर मैं RTI करूँगी ना किसी डिपार्टमेंट में, क्या इसमें आपकी वैकेंसी कितनी है या अभी आपका जो एम्प्लॉयमेंट रोल है वो कितना है, तो मुझे वो नहीं पूछेंगे रीज़न कि आप क्यों पूछ रहे हैं, रीज़न देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिकली यही होना चाहिए, इसमें ऑप्शन थोड़ा इधर उधर लिख के हैं। पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, ऑब्वियसली किसके साथ रीड करता है, पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो फंडामेंटल राइट्स आती है पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड को आप कैसे सिंपली ट्रिक से याद रखेंगे 1 मिनट में, वो मैंने वीडियो बनाया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। शेड्यूल्स को आप 1 मिनट में कैसे याद रखेंगे वो भी मैंने वीडियो बनाया हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, और जो मैं नेक्स्ट कराऊंगी MCQ सेशन उसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे के रखूंगी। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है पार्ट 4 में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में आती है और सिटीजनशिप पार्ट 2 में आती है। मैंने आपको कल फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बहुत सारे MCQs कराया, आप मुझे बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है, ये मुझे आप कमेंट सेशन में आंसर करो। ठीक है, ओके। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, फिर एक फंडामेंटल राइट को डिलीट किया गया, अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, उसको डिलीट किया गया क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। और कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd, 43rd, 44th, 62nd। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 वाला जो है उस टाइम क्या किया गया, उसी से के थ्रू डिलीट किया गया। अब हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी जो है एज अ लीगल राइट है। ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। Point out which from the following is not a right enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right। जैसे मैंने इससे पहले मैंने एक बार बोला था कि ये स्टेटमेंट बहुत न्यूज़ में था, और ये बेसिकली किसके साथ, जब पुट्टास्वामी केस आया था आधार के लिए, तो राइट टू प्राइवेसी, राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ, एबॉलिशन ऑफ अटैचेबिलिटी, राइट टू फॉरम एसोसिएशन, ये सारे फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली आर्टिकल दे के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू प्राइवेसी नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज़ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ का पार्ट है। गॉट इट। द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। ये कल भी मैंने आपको कराया था। राइट टू एजुकेशन जब 2002 में लाया गया था, किसके लिए लाया गया, किसको हेल्प करने के लिए, चिल्ड्रन को हेल्प करने के लिए जो किस एज ग्रुप में है, 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप में। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के लिए कंपलसरी एजुकेशन है और फ्री एजुकेशन दी जाती है। Which of the following articles of the Indian Constitution guarantees equality of opportunity to all citizens of India in matters of relating to public employment? Public employment के related कौन सा आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल राइट है और सिटीजन को क्या देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ये आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 15 किसके रिलेटेड है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, ऑप्शन बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP जब मैं आपको पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह कल के सेशन में, तो मैं आपको उस टाइम ये पढ़ाऊंगी। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन पार्ट जो है पार्ट 4। एंड बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी बहुत सारे टॉपिक्स की, पॉलिटी की मैम आपकी उनमें क्विक रिवीजन ले आइए। एक ने बोला था कि कुछ ने बोला था पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ का, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी लाऊंगी। The National Green Tribunal Act 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India? आपको पता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल लाया गया 2010 में, ये एक्ट आया और इसमें क्या क्या दिया गया है, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, प्रोविजंस ऑफ द ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरियाज फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन अंडर आर्टिकल 243A। देखो
ये जो ग्राम सभा वाला पावर है ना 243A आर्टिकल, ये पंचायत में आता है। ये जो प्रोविजन फॉर ऑफ ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल्ड एरियाज है, ये शेड्यूल 5 में आता है। तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का। हाँ, ये बताया गया है राइट टू लाइफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसमें सिर्फ जिंदा रहने का राइट नहीं है, इसमें है कि आप सिटीजन्स को एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट दो, हेल्दी एनवायरनमेंट दो, ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट। तो और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसलिए बनाया गया क्योंकि बोला गया जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है, इसमें हमें ये भी करना है गवर्नमेंट को कि इसको सिटीजन को पोल्यूशन विदाउट पोल्यूशन एनवायरनमेंट देना है जिंदा रहने के लिए। और इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस है ना, ये बहुत ही जल्दी डिस्पोज ऑफ होने चाहिए। तो 6 मंथ्स के अंडर ये हर एक केस जो है फिनिश होना चाहिए। तो इसके लिए अलग से ट्राइब्यूनल एक बनाया गया इसको मसले एनवायरनमेंट रिलेटेड जो केसेस हैं उनको डील करने के लिए। तो यस, ओनली 1 इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज राइट। ठीक है, शाबाश। एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज, अभी हमारे पास क्या राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, मॉरल राइट है, नन ऑफ दीज। ये अभी है लीगल राइट, क्योंकि पहले ये फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31, फिर इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने डिलीट किया और एज अ लीगल आर्टिकल 300A के अंदर अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है लीगल राइट। ठीक है बच्चा लोग, ओके। With reference to Indian Constitution, consider the following. Originally 7 fundamental rights were listed in the Constitution. बिल्कुल सही है, हमारे पास originally कितने थे? 7 fundamental rights थे, क्योंकि right to property भी था। By 44th Amendment Act, the Janata Party government in 1978-79 deleted the fundamental right to property. बिल्कुल ये भी सही है। So there are now only 6 fundamental rights. बिल्कुल both the statements 1 and 2 are correct. ठीक है बच्चा लोग, okay, got it? Which of the following is the guardian of fundamental right? इनमें से कौन गार्डियन है फंडामेंटल राइट का? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पार्टी, जुडिशरी। एंड यस, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, वो आएगा जुडिशरी में। सो जुडिशरी इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओके। ऑल द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट। इनमें से कौन फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28 तक। और राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ये DPSP में आता है। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओके। अगर किसी को फंडामेंटल राइट्स में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख लो, मैं सारा फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दूंगी। आई हैव नो इश्यूज, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, जस्ट राइट द नेम ऑफ द टॉपिक। राइट, किसी बच्चे ने कल बोला था कि मैम आप मैराथन सीरीज लाओ पॉलिटी के लिए, सो आप लिख सकते हैं कोई भी सजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोवाइडेड अंडर RTI एक्ट 2005? इनमें से आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? इसमें थोड़ा सा इधर उधर ही है, आप ये छोड़ दीजिए। अच्छा, which one among the following pairs of articles relating to the fundamental rights cannot be suspended during the enforcement of emergency under article 359? जो आपको पता है हमारी जो इमरजेंसी जब होती है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, नेशनल इमरजेंसी, प्रिजनर्स रूल्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 2021 को नहीं किया जा सकता है सस्पेंड फंडामेंटल इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके। Which one of the following subjects comes under the common jurisdiction of Supreme Court and High Court? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दोनों जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या आता है? म्यूचुअल डिस्प्यूट अमंग द स्टेट्स, अगर स्टेट्स के बिटवीन डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट सॉर्ट आउट करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, आर्टिकल 131 आता है उसके अंदर। डिस्प्यूट विद द सेंट्रल स्टेट, ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल अगर आपको आपकी मर्जी है आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रिट्स इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स इशू करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो रिट जुरिस्डिक्शन है ना हाई कोर्ट की, वो ज़्यादा है। कैसे? जो आर्टिकल 226 है ना, इसके अंदर कौन इशू करता है? रिट्स ऑर्डर्स हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट किसी भी चीज़ के लिए रिट इशू कर सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए। लेकिन जो आर्टिकल 32 है ना, इसके अंदर कौन इशू करता है? रिट? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड।
सुप्रीम कोर्ट का जो रिट इशूइंग पावर है ना वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए है, लेकिन जो हाई कोर्ट का रिट इशूइंग पावर है ना वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा बाकी चीज़ों के लिए है। तो रिट ऑफ रिट इशूइंग पावर ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छा, आप ह्यूमन राइट वायलेशन किसको बोलेंगे? अ पर्सन वॉज डिटेन्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज वाइल गोइंग फॉर द कास्टिंग वोट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। A civilian was killed by the army while undertaking a combining operation। तो इन दोनों को अगर फिर ह्यूमन राइट्स वाले जब आते हैं बोलते हैं कि नहीं ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, इसको वोट डाला था आपने रोका, या फिर रीज़न तो अलग अलग हो सकते हैं क्यों हुआ, या कोई सिविलियन को मारा गया ड्यूरिंग द एनकाउंटर, ये दोनों आएंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन में, इंसानी हुकूक की जब हम बात करते हैं। Which of the following is given the power to implement the fundamental rights by the constitution? किसको पावर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने? ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला, यस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। शाबाश। Which one of the following rights is available under Article 19 subclause 1 subclause D with read with Article 21? इनमें से कौन सा राइट अवेलेबल है आर्टिकल 19 सबक्लॉज 1 सबक्लॉज डी में? राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज, अगर हम इसको आर्टिकल 21 के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे बात आती है, ये आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन का है, और आर्टिकल 21, तो ऑब्वियसली जब 21 की बात आती है तो राइट टू प्राइवेसी ही उसमें इंट्रिंसिक है, राइट। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? आपको पता है आर्टिकल 31 को इसको एबॉलिश किया गया, डिलीट किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एम्स टू, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या एम करता है? सिक्योर एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। ऑब्वियसली आप पब्लिक अथॉरिटीज से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स? किस आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया जाता है सिटीजन्स को? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 13 तक आते हैं, किसके अंडर? फंडामेंटल राइट्स के अंदर, पार्ट 3 में। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, पार्ट 3 में। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? कौन सा पार्ट डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ? पार्ट 3, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? देखो रिट जुडिशन पे क्वेश्चंस आते हैं। पर्सनल फ्रीडम के लिए कौन सा रिट है? मैंडेमस, हेबस कॉर्पस, क्यो वारंटो, सर्शिरी। बताइए आपको क्या लगता है? मैंने आपको इससे पहले बहुत बार समझाया इनका मीनिंग। कौन सा है हेबस कॉर्पस? वी में है द बॉडी ऑफ, अगर जिस किसी को आपने अरेस्ट किया है उसको आप जो है ये मजिस्ट्रेट के सामने लाओ विद इन 24 आवर्स। तो हेबस कॉर्पस बलवर्क इज द बलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। द रिट हेबस कॉर्पस इज अवेलेबल फॉर, हेबस कॉर्पस रिट जो है वो किस किस के लिए अवेलेबल है? Directing any person, corporation or inferior court to do some particular thing, the purpose of releasing from illegal custody persons unlawfully detained, direct the Supreme Court to an inferior court to send the recordings, direct the lower court to stop the proceedings। नहीं, ये तीन तो नहीं है। हाँ, इसका पर्पस होता है कि किसी भी इलीगल कस्टडी या अगर आपने अनलॉफुली पर्सन को डिटेन किया है उसको रिलीज कराने के लिए हम यूज करते हैं हेबस कॉर्पस रिट को। Which of the following is correct? The Nehru report had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India in 1928. The Government of India Act of 1935 referred to fundamental rights. The Augusta Offer 1940 included the fundamental rights. The Cripps Mission 1942 referred to fundamental rights. बताइए क्या लगता है आपको? एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको पता है 1928 में क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट आया था जिसमें फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन रखा गया था, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये। Which of the following courts is responsible for the enforcement of fundamental rights? Obviously दोनों courts जो है High Court and Supreme Court both. Got it? Okay.
which one of the following cannot be suspended or restricted even during national emergency? नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी कौन सा आर्टिकल आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो? टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आर्टिकल 19 में आता है, इसको हम कर सकते हैं. टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, इसको भी हम कर सकते हैं. टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, इसको भी हम कर सकते हैं. ठीक है. एंड यस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को नहीं कर सकते. दिस इज इन आर्टिकल 21. सो आर्टिकल 20 एंड 21 को आप इवन जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी उनको आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. पोलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच आर द फॉलोइंग. पोलिटिकल राइट में इनमें से क्या नहीं आता है? राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन, दिस राइट टू लॉन्च कंप्लेंट विद एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो पोलिटिकल राइट में राइट टू लाइफ नहीं आएगा. इट इज इन आर्टिकल 21. इट्स अ फंडामेंटल राइट. गॉट इट. आर्टिकल 21 और रिट जुडिशन पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. Assertion and reason है. The right to property in the Constitution of India ceases to be a fundamental right, but it continues to exist as a constitutional right. Reason: 44th Amendment Act deleted Article 19 subclause F and 31 from Part 3rd and added a new Article 300A in Part 12. कौन से इसमें सही है बताइए? Obviously ये बिल्कुल सही है. अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है क्योंकि इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट किया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज एफ और 31 आर्टिकल थे फंडामेंटल राइट में, वो दोनों को डिलीट किया गया और आर्टिकल 300A में रखा गया एज अ लीगल राइट, उसको पार्ट 12 में. सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन ऑफ ए. ठीक है, गॉट इट. Moving to another question. Which of the following articles of Indian Constitution guarantees freedom to press? Freedom to press किस में हमें दिया गया? आर्टिकल 16 तो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है, ये पर्सनल डिटेंशन ये के 31 तो प्रॉपर्टी रिलेटेड था, आर्टिकल 19 इसके रिलेटेड है. सो आर्टिकल 19 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. गॉट इट. ठीक है. Which one of the following writs is issued during the pendency of proceeding in a court? अगर कहीं पे proceeding pending है कोर्ट में तो आप कौन सा रिट इशू कर सकते हैं? मैंडेमस, सर्जरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो. देखो क्यो वारंटो अथॉरिटी देखने के लिए, प्रोहिबिशन तो रोकने के लिए, मैंडेमस काम कराने के लिए, सर्जरी आप इस्तेमाल कर सकते हो लोअर कोर्ट से अपनी ऊपर की ओर कोई केस ट्रांसफर करने के लिए. इनमें से कौन सी रिट एग्जामाइन करती है फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट? ऑब्वियसली मैंने आपको बहुत बार ये अभी तक पढ़ाया. क्यों वारंटो तो अथॉरिटी चेक करती है, मैंडेमस से हम काम करवाते हैं, हिबस कार्पस से हम जो है अरेस्ट को ख़त्म किया जाता है. सर्जरी जो है ना वो इन्फीरियर कोर्ट के इनको देखते हैं, उनके ऑर्डर्स को देखते हैं, उनको कॉश करते हैं. अगर गलत दिखा या कोई पेंडिंग है वो बोलते हैं कि इनको ट्रांसफ़र करो इस कोर्ट को. तो ऑप्शन सी सर्जरी रिट इज़ द, ये हम जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी इज गारंटीड बाय 5 आर्टिकल्स. दे आर, क्वालिटी नहीं है, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी इज गारंटीड बाय 5 आर्टिकल्स. दे आर 13 to 17, 14 to 18, 15 to 19, 16 to 21. मैंने आपको बताया ये आता है अंडर आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 राइट इक्वलिटी में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है, पार्ट 3rd में आता है. ठीक है बच्चा लोग, कैसा लग रहा है आपको ये आज का सेशन? आपको थोड़ा सा ये लगा होगा आज बहुत क्वेश्चंस कराए मैम ने, लेकिन इससे आपकी पॉलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि आई हैव अ गुड होल्ड ऑन पॉलिटी. मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पॉलिटी का कोई क्वेश्चन गलत हो. ठीक है, ज़रूर लिख लेना अपना जो है रेस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में. ठीक है, ओके. आगे देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is human right as well as a fundamental right under the Constitution of India? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू हाउसिंग. आपको पता है इनमें से तो सबसे पहले अगर हमें नहीं समझ आएगा ह्यूमन राइट का तो फंडामेंटल राइट तो है राइट टू एजुकेशन, तो यही ह्यूमन राइट भी है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Which of the following is not guaranteed by the Constitution of India at present as a fundamental right? आपको तो पता ही है, राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट किया गया इन 1978. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड. फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज, फ्रीडम ऑफ प्रेस किस में इंडिया में दिया गया है? available to the people under the law of parliament, especially provided in constitution, available to people of India under executive power, imbibed in the right to freedom of expression, जो हमारा 19 आर्टिकल है फंडामेंटल राइट उसमें दिया गया है. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फंडामेंटल राइट्स में मुझे बता देना. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? एक फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट क्या इशू कर सकता है? डिग्री, ऑर्डिनेंस, रिट, नोटिफिकेशन. एंड यस द राइट आंसर इज एक रिट इशू कर सकता है. शाबाश. ओके.
विच प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन के रिलेटेड कौन सा फंडामेंटल राइट है हमारे पास? आर्टिकल 17, 19, 23, 24 and yes the right answer is article 24. option D is the right answer. Are you getting me? Article 17 is abolition of untouchability. Article 19 is freedom के related. 23 this human trafficking के related, against human trafficking. Which amendment to the Constitution inserted new Article 21A providing the right to education in the Constitution? किस amendment act के थ्रू Article 21A को इंट्रोड्यूस किया गया Constitution में? मैंने आपको ये बताया बार बार, 86th Constitution Amendment 2002 में आया जिसने Article 21A को इंट्रोड्यूस किया Constitution में। ठीक है बच्चा लोग, और इसी 2002 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया जिसने बोला कि 6 से 14 साल के बच्चे को हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? शाबाश। The 44th Amendment in the Constitution of India removed the following right from the category of the fundamental rights. तो ये अब आपको याद ही हुआ होगा, प्रॉपर्टी। मैंने कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस इसलिए इसमें रखे हैं सो दैट कि रिट्स के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में है ना, आपको ये ज़बानी याद हो रहे। ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ किस गवर्नमेंट का रूल था उस टाइम पे जब जो है राइट टू प्रॉपर्टी 44th Amendment एक्ट से रिमूव किया गया? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव, वाजपेयी गवर्नमेंट। बताइए किसका गवर्नमेंट, किसकी गवर्नमेंट थी तब? मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट गारंटी? इनमें से कौन सा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी नहीं करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ये हमें है अंडर आर्टिकल 19। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये बिल्कुल है 25 to 28 आर्टिकल में। राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल 14 आर्टिकल से लेके 18 आर्टिकल तक। राइट टू इक्वल होम नहीं है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके। मैंने रीजनिंग भी स्टार्ट की है। रीजनिंग मैंने आपको कल वेन डायग्राम कराया है, वो भी आप देख लेना, जिसने नहीं देखा हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हु कंसिडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर पार्ट 3 आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। ये किसने बोला ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आर्टिकल 32 के बारे में जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में, बोला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला इनको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 32 देता है मतलब हमें एम्पावर करता है कि एनीबडी कैन मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ, सुप्रीम कोर्ट मुझे एंटरटेन करके और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कि तो आर्टिकल 32 अगर नहीं होता हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं बचते। ठीक है, तो आर्टिकल 32 ने पावर दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि आप रिट इशू कर सकते हैं अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो हमें हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ड्यू टू बिकॉज ऑफ आर्टिकल 32। सो इट इज अ वेरी सोल एंड हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी थे के, और ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ठीक है, ये उस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। गॉट इट? तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। एक फंडामेंटल राइट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने बहुत सारे ऑलमोस्ट 63 क्वेश्चंस मैंने कराए। बाकी अपना रिस्पॉन्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, वो मुझे मोटिवेट करता है मोर एंड मोर लेक्चर्स बनाने के लिए। एंड जो भी आपकी सजेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम, कोई भी चीज़। और अगर आपको कोई और टॉपिक भी चाहिए या इस पे कोई लेक्चर चाहिए, स्पेसिफिक नाम लिखा करो टॉपिक का। ठीक है, तो वैसे भी डिमांड आई है बच्चों की पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी के रिलेटेड, तो वो मैं आपको करा दूंगी। आपकी जो पॉलिटी है वो बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर भी अब स्टार्ट किया है एंड रीजनिंग भी स्टार्ट की है, तो बिल्कुल इन चीज़ों की आप टेंशन नहीं लीजिए, ये आपको सारा आ जाएगा। यू जस्ट नीड्स अ प्रैक्टिस, राइट? सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। यस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, share it with your friends. Okay, Allah Hafiz.